हरियाणा में टिकट आवंटन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 67 टिकटों की घोषणा कर दी है और जिन लोगों को टिकट दिया गया है, अगर हम उसको बारीकी से देखें तो उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कई तरह के फार्मूलों को सामने रखा है, चाहे वो क्षेत्रीय फार्मूले हो या फिर जातीय हो, सामुदायिक हो या फिर लिंग के आधार पर। और एक बड़ी बात यह है कि अब की बार जिन लोगों को टिकट दिया है कि उसमें युवा पीढ़ी भी शामिल है, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। ये फार्मूला कैसे तैयार हुआ है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और अब की बार के चुनाव जो हैं वो किस तरह से लड़े जाएंगे, किस तरह से भिन्न होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गुरमीत सिंह। प्रोफेसर गुरमीत, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो टिकट आवंटन है आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि पार्टियां खूब माथापच्ची कर रही हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर जोर लगा रही हैं कि किसी तरह एक भी सीट ना छूटे। देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी की ये कोशिश रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा दांव होता है। 5 साल पावर में रहना और बिना पावर में रहने में बड़ा अंतर है, तो इसलिए वो जोर लगाती हैं। लिस्ट की जहां तक अगर हम हरियाणा की बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने के मामले में तो एटलीस्ट पहल ले ली है, बाजी मार ली है, क्योंकि 67 सीटें उन्होंने घोषित कर दी, केवल 23 सीटें अब रह गई हैं। और कांग्रेस की अभी कोई पता ही नहीं है, अभी यही नहीं पता कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ले रही है, वो भी तय नहीं हो पा रहा। कोई 5 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है। दुष्यंत चौटाला जी ने भी कैंडिडेट जारी किए, लेकिन उनकी भी लिस्ट इतनी बड़ी नहीं आई है। उन्होंने एक छोटी सी लिस्ट जारी की है जिसमें उनका खुद का भी नाम है, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा जिसे कहते हैं चंक निकाल दिया है और जो उम्मीदवार हैं उनको ग्रीन सिग्नल नामांकन शुरू होने से पहले ही दे दिया है, क्योंकि कल लिस्ट आ गई, आज नामांकन शुरू होने। आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव आगे जरूर हुआ, लेकिन नामांकन में कोई राहत नहीं मिली, वही प्रोग्राम है 4 दिन, वो आगे नहीं हुआ। तो 5 से 12 तक नामांकन है और बहुत सारे एंगल उसमें आप देख सकते हैं। बहुत सारे 8 से लगभग विधायकों के टिकट काटे भी हैं, नए चेहरे भी लाए हैं बहुत सारी सीटों पे। कुछ लोग जो बेचारे 2019 में हार गए थे, उनको दोबारा अब एक अवसर मिला है, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु आप ले सकते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो ले सकते हैं। फिर जो ये परिवार वाली बात है, वो ये फिर एक बार साबित हुआ, 75 से ऊपर वाला फिर एक बार साबित हुआ कि ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली जमीन पे आती हैं तो फिर बात अलग हो जाती है। सिद्धांत अपनी जगह रह जाते हैं और व्यवहार में अलग चीज होती है। उदाहरण के लिए आरती राव को टिकट मिली, राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं और मंत्री भी हैं केंद्र में। किरण चौधरी अभी हाल ही में आई, राज्यसभा के एमपी, उनकी भी बेटी को टिकट मिली। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, कांग्रेस में भी अभी आप देखेंगे ये लिस्ट में चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट लगभग पक्की है। अच्छा, फिर केवल बेटी को नहीं, अगर आप देखेंगे तो मां को, और कार्तिक शर्मा की अगर हम बात करें, कार्तिकेय शर्मा की जो राज्यसभा के सांसद हैं, मनोज शर्मा आप जानते हैं, उनके बेटे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी एक बना रखी थी मंच, उसका विलय किया। तो शक्ति रानी शर्मा जो उनकी वाइफ हैं और अम्बाला की मेयर हैं आजकल, उनको कालका में लाके एडजस्ट किया गया है। पहले ये भी चर्चा चल रही थी कि शायद उन्हें अम्बाला से ही जो दूसरी सीट है वो मिलेगी। ये भी साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, बहुत लोग अटकलें लगा रहे थे कि अनिल विज के लिए टिकट मुश्किल होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि अनिल विज एक ऐसे शख्स हैं जो निर्दलीय लड़के भी जीत सकते हैं और पहले भी जीते हैं, तो इसलिए उनको भी टिकट दी गई। डिस्पाइट आप जानते हैं कि जब नायब सिंह चैनी का चयन हुआ तो वो काफी कुछ बोल के गए और जो बाहर बातें आई उसमें ऐसा कहा गया कि बहुत मधुर वचन उनके नहीं थे, तो फिर भी उनको टिकट दिए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ओवरऑल, राव नरवीर की एक टिकट आप कह सकते हैं, जो ये लग रहा था कि खुलेआम उन्होंने ये बात करी थी कि वो छोड़ भी सकते हैं, टिकट लड़ना तो है ही, तो वहां पे कुछ लोग रह भी गए जो नाम, जैसे नवीन जिंदल के बारे में ये बात चल रही थी कि सावित्री जिंदल जो पहले मंत्री रह चुकी हैं उनको भी टिकट मिल सकती है। एक बड़ा तो उनको नहीं मिली, कमल गुप्ता को ही दोबारा टिकट मिली हिसार से। एक जो बड़ा नाम जो जिसको लेके चर्चा है हरियाणा में, वो रंजीत सिंह का है। उनको लिसार से आप सोचिए अब कि पार्टी ने उनको लोकसभा की टिकट तो दे दी, लेकिन एक विधानसभा की टिकट जो छोटी टिकट मानी जाती है वो नहीं दी, जबकि अरविंद शर्मा बिहारे रोहतक से, उनको टिकट इधर ले आए। तो ऐसे इसी तरह एज को लेकर ये 75 वाली बात अगर हम करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को कहते हैं कि वो 75 पार हैं, अब जस्ट पार ही किया उन्होंने, तो उनको पंचकुला से दूसरी बार टिकट मिली है। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि आपके संपर्क, किस तरह के आपके संबंध हैं हाईकमान से, उस पर बहुत निर्भर करता है। और सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया है, आपने देखा ही होगा कुछ जगहों से खबरें आ रही है कि जिन विधायकों की टिकट काटी गई है उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ
लीड ली है, पहल ली है, नो डाउट उससे एक पार्टी का आत्मविश्वास झलकता है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। वैसे भी अब भारतीय जनता पार्टी इस बात पे अपनी पीठ ठोक सकती है कि जितनी पार्टियां हैं इस समय हरियाणा में, उनमें एक वही है जो अकेले दम पे लड़ने का मादा दिखा रही है, क्योंकि कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। और कांग्रेस जो कि ये मान के चल रही थी कि हमारी तो सरकार बन गई, वो भी अब एक गठबंधन की तरफ जा रही है। ऑल्दो उसके ज्यादा कारण ये बताए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ऊपर से फरमान आया है। प्रदेश के जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे ही एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, और अब ऊपर से 6-7 सीटें जितनी भी जाएंगी, वो सीटों पर भी फिर जो तैयार बैठे थे लोग, क्योंकि कोई मान के चल नहीं रहा था मंजीत। हम लोग सब लोग सारे बयान भी यही आए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, और ये लोगों को आराम भी लग रहा था ये सुनने में कि हाँ भाई, इंडिया का जो गठबंधन है वो केंद्रीय राजनीति के लिए है, प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं है। तो वो बात चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन जरूरी है, झारखंड में गठबंधन जरूरी है, और इधर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी ने गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो उन्हें लगा हरियाणा भी क्यों छोड़ूं मैं, और मैं ये क्यों ना अपनी इमेज राष्ट्रीय स्तर पर बनाऊं कि भाई मैं देखो विपक्ष का नेता हूं, तो मैं सारे इंडिया गठबंधन का ध्यान रख रहा हूं। हालांकि बड़ा दिक्कत होगी अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब यहां अगर कांग्रेस मेजर पार्टनर है तो वो आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें देती है, तो कांग्रेस भी हो सकता है दिल्ली में कुछ सीटों की आकांक्षा रखे आगे, तो ये देखना होगा। पर ये मतलब मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हाईकमान की तरफ से ही बात आई है, क्योंकि ये जो कमेटी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा, ये जो बातें चल रही ये भी बहुत ज्यादा नीचे तक आई नहीं थी। अगर आप सोचो तो ये बाद में ही अचानक से ज्यादा बात चली, नहीं तो ऐसा लग नहीं रहा था। और राघव चड्ढा अचानक कहां से सक्रिय हुए? पहले तो वो पंजाब में थे, हरियाणा के इंचार्ज तो दूसरे हैं, संदीप पाठक हैं अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो, और सुशील गुप्ता अध्यक्ष हैं। अचानक से हुआ कि राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है, तो कुछ ना कुछ वहां पे केंद्रीय स्तर पे हुआ, जिसकी वजह से अब कांग्रेस को जो लिस्ट जारी करना है वो थोड़ा और मुश्किल होगा। और यही लगता है कि उनकी भी किस्तों में आएंगी, और उनकी हो सकता है कि एक से ज्यादा किस्तों में आए। भारतीय जनता पार्टी की तो लगता है कि सारे नाम आ जाने चाहिए। कई लोग अभी छूटे भी हैं, जैसे रामविलास शर्मा का नाम नहीं नजर आया अभी तक, जो महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ते रहे, बहुत पुराने नेता हैं। मुख्यमंत्री ने सीट बदली है, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि उस समय तो मनोहर लाल जी ने खाली की थी, तो वो करनाल गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने अपने वापस, जहां से वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से आए थे, वहां से आ गए हैं वापस। तो इस तरह से देखा जाए तो दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं दोबारा ये कहूंगा कि इसका श्रेय उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने इंतजार दूसरों का ना करके अपना एक कॉन्फिडेंस दिखा के अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। लेकिन जब सब बिसात तभी बिचती है जब सारे मोहरे आ जाते हैं, तो अभी तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे 67 सीटों पे बाहर रखे हैं। अब बाकी लोग देखिए कांग्रेस कब तक लाते हैं। उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, अगले 4 दिन ही है, 12 की सुबह तो अनाउंस करेंगे नहीं, उससे पहले ही करना पड़ेगा, 11 तक तो करना ही पड़ेगा। और ये भी वो करना पड़ेगा कि भाई बाद में बदली, कई बार तो ऐसा भी हुआ है मंजीत पहले के चुनाव में कि आखिरी दिन टिकटें बदली भी जाती हैं, जिसको दी है उसको दूसरे को चिट्ठी दे दी, तो इस तरह से होता है। तो वो सब होगा तो उससे और कंफ्यूजन होगा, तो मुझे लगता है इसलिए कांग्रेस भी ठोक बजा के कर रही होगी। सबसे ज्यादा नजर अब वो बजरंग पुनिया और वो जो ट्वीट हुई है फोटो, कुछ लोग बहुत दावे के साथ अब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट लड़ने जा रही हैं, कुछ लोग दोनों को कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लड़ेंगे उनमें से, और बजरंग पुनिया के चांस कम है, क्योंकि जहां से बादली से वो टिकट मांग रहे हैं वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस की सिटिंग एमएलए हैं। तो क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तरह अपने 7-8 एमएलए के टिकट काटेगी या नहीं काटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो दिलचस्प रहेगा, अगले 3-4 दिन बहुत दिलचस्प रहेंगे, और उस पर बहुत निर्भर करेगा कि आगे का चुनाव क्या रफ्तार पकड़ता है, किस दिशा में पकड़ता है। क्योंकि अभी जजपा ने भी बहुत सीटें अनाउंस करनी है अपने। आज ही मैं सुन रहा था कोई अभय चौटाला का इंटरव्यू, मुझे लगता तो नहीं वो बात प्रैक्टिकल है, बट वो कह रहे थे कि उचाना से हम पता कर रहे हैं लीगल उससे कि क्या ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पेंडिंग है। तो अगर मान लो दादाजी अपने पोते के खिलाफ आएंगे तो वो एक सीट अलग ही हो जाएगी, उसकी अलग शान होगी। तो ऐसे अभी बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद फिर नेचुरली चुनाव के प्रचार से और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन उम्मीदवारों के बाद बागी कितने आते हैं, कितनी सीटें इस समय पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है दिलचस्पी लोगों की इसी बात पे है कि आप वाला जो नया वो शुरू हुआ है, जिसमें सपा का भी कह रहे हैं कि एक सीट जाएगी, और एक सीट सीपीएम या सीपीआई का भी कह रहे हैं, जो चर्चा है दिल्ली से जो आई है कि इंडिया गठबंधन के तौर पे चुनाव होगा। उसमें भी बड़ा रोचक है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस तो अपनी सरकार बनी हुई मान के चल रही है। ऐसा सुना भी है कि जब राहुल गांधी ने हुड्डा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा 55 तो हमारी आ रही है।
आम आदमी पार्टी को उल्टा इसमें फायदा है, क्योंकि वो अगर उनकी 5 में से 2 सीट भी आई तो वो कल को मंत्री भी बनेंगे, और मंत्री बनेंगे तो अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। तो हुड्डा अगर बनते या जो भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है उसके लिए तो सिरदर्दी है ही। वो अगर अपने दम पे बना ले तो भी उन्हें शामिल करना पड़ेगा गठबंधन धर्म के नाम पे। जैसे पहले मोदी जी कहा करते थे कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत है फिर भी हम एनडीए के लोगों को देते हैं। अब कांग्रेस का भले पूर्ण बहुमत आ जाए, मान लीजिए अगर हम 1 मिनट के लिए, अभी तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं और क्या कब बिगड़ जाए खेल, लेकिन अगर आ भी गया तो आम आदमी पार्टी को तो फायदा है, क्योंकि वो तो सत्ता में अगर उनको तो हिस्सेदारी मिल जाएगी और कोई ना कोई मंत्री वगैरह भी बन सकता है। तो ये अभी एक दिलचस्प सिनेरियो होगा, लेकिन उम्मीदवार आने के बाद इस पे हम ज्यादा विश्वास के साथ बात कर पाएंगे। प्रोफेसर गुरमीत, कांग्रेस मान लीजिए कंफर्टेबल पोजीशन में है थोड़ी सी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के 2500 से ज्यादा लोगों ने टिकटों का आवंटन किया और अब आम आदमी की भी गठबंधन में शामिल होने की बात है, आप सपा की बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर इन पार्टियों को शामिल किया गया तो कांग्रेस के भीतर ही खेमेबाजी बढ़ जाएगी और वो खेमेबाजी पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी और इसका फायदा दूसरी पार्टियों को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं ये मानता हूं हरियाणा में पहली बात तो देखिए, चुनाव में कब किस एक बात से मामला पलट जाए वो आप नहीं कह सकते। हर चुनाव में इस तरह से कई उदाहरण हैं भी जहां पर एक पार्टी जीतते जीतते हार भी गई, जीतते जीतते बहुमत से दूर रह गई। ऐसा बहुत चुनाव में देखने को मिला। हरियाणा में मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, रिजल्ट क्या होगा वो मालूम नहीं, लेकिन जो एक बोलता है कोई भी मैच होता है उसमें एक टीम फेवरेट होती है, वो फेवरेट हरियाणा में कांग्रेस है। इसको कम से कम हमें लास्ट में नतीजा क्या आएगा, उलटफेर क्या होगा, वो अलग बात है। वो क्यों है फेवरेट? मुख्य तौर पे 3 बातों से, किसान, पहलवान और जवान। किसान आंदोलन पूरी दुनिया को मालूम है, पहलवान विनेश फोगाट आप देख ही रहे हैं, और जवान अग्निवीर। तो ये 3 मुद्दे भी अगर हम ले लें, संविधान वाला भी चलो आप जोड़ लें, लेकिन विधानसभा में मुझे लगता है ये 3 मुद्दे प्रमुख रहेंगे, क्योंकि संविधान वाली बात तो अब 400 पार हुआ नहीं, तो वो तो मुद्दा ऑलमोस्ट फिजल आउट हो गया। हालांकि राहुल गांधी और सब लोग शपथ लेते समय संविधान की प्रतियां वहां दिखाते रहे, लेकिन ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस अपने को आरामदेह स्थिति में मान रही। अब जो तर्क दिया जा रहा है, जो सुन के कई बार हंसी भी आती है कि भाई वोट बढ़, हम लोग भी कई बार ऐसे विश्लेषण करने लगते हैं कि जैसे एक किताब है उसको लेके आप उसमें खाने बने हुए हैं और आपने हिसाब लगा के बता दिया कि जी ये गठबंधन से जो है वो वोट डिवाइड नहीं होंगे, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि वोट डिवाइड हो। मुझे लगता है कि सिरदर्दी उल्टा ज्यादा है। वोट डिवाइड वगैरह होने की बात तब होती है जब डायरेक्ट कंटेस्ट ना हो। हरियाणा का जिस तरह का मतदाता है, जिस तरह के पास्ट के हमारे एक्सपीरियंस हैं, उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हरियाणा में कोई बहुत वोट डिवीजन होगा। जिसकी भी सरकार वो बनाना चाहेंगे, जिसको भी लाना चाहेंगे, उसके पक्ष में मतदान कर देते। अब जो सिरदर्दी है, जो मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी या सपा या कोई वामपंथी दल अगर इंडिया गठबंधन का है, उसको अगर हम लगाओगे आप साथ में, तो जितने वोट आते हैं मैं मानता हूं, लेकिन वो जो 7-8 सीटें हैं उसमें जो एक कैंडिडेट कांग्रेस का पक्का बैठा हुआ होगा उम्मीद में। देखिए, ये बात भी सही है, आज ही मैंने देखा कि जो सीटें ऑफर की जा रही हैं वहां 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, वो सीटें आपको दी जा रही हैं। कांग्रेस जिन शहरी सीटों में जहां पर कांग्रेस को लगता है कि वहां पर आप कर सकती है कुछ, वो सीटें दी। उसके बावजूद जो वो सीटें चाहे 20 साल से आ रही हुई हैं, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार तो तैयार होगा। और जैसे आपने कहा कि भाई 2500 आवेदन 90 सीटों के लिए हैं, तो वो जो 7-8 सीटें हैं, अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई गड़बड़ होती है तो वो 7 सीटें अगर उस इक्वेशन में बदलती हैं। दूसरा, एक जो ये प्रचार का मौका मिल गया विपक्षी दलों को कि देखो जी, कांग्रेस तो कह रही थी हमारी सरकार बन रही है, 3 महीने से ये राग अलाप रहे थे हम अकेले लड़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है, और अचानक से इन्हें समझौता करना पड़ रहा है। तो वो भी एक थोड़ा सा तो बैकफुट वाली बात है ही ना। अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी हाईकमान ने किया है, तो फिर वो कहेंगे जी प्रदेश के नेताओं को। तो ये जो 2 दिन से सिनेरियो बना है और उसमें क्लैरिटी नहीं है, इधर इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, तो वो मुझे लगता है कि जो बगावत वाला मामला है, एक बगावत इस बार बागी उम्मीदवारों का मुझे लगता है एक अलग ही चैप्टर बनेगा राजनीति, ये जो चुनाव होगा उसमें, कि क्या बागी हैं, कौन बागी हैं, कितने बागी हैं, किस पार्टी के कितने हैं, वो कितने वोट लेते हैं, कितनी सीटों पे वो जीत पाते हैं, जीतने के बाद क्या करते हैं, वो सारा निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई विशेष फायदा मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वोट डिवाइड नहीं हो। जहां तक वोट डिवाइड की बात है, वो तो फिर 2 गठबंधन भी थे। जब हम उनमें नहीं मान रहे थे
कि इनेलो और बसपा और जजपा और आजाद पार्टी, अगर हम वो ये मान के लोग चल रहे थे कि डिवाइड वहां नहीं हो रहा वोट, वो भी तो एंटी बीजेपी वोट था, जाट वोट था, तो फिर आम आदमी पार्टी और सपा में कौन सा वोट जा रहा था इतना कि कांग्रेस को चिंता हो गई। तो मुझे लगता है कांग्रेस, जैसे कहते हैं कि जी बड़ी लड़ाई में छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो राजीव गांधी ने कुछ ऐसा, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया है कि भाई वो पूरे देश में ये बोले कि देखो भाई इंडिया गठबंधन बहुत है। और वो मुझे लगता है जो लोकसभा में थोड़ा अखिलेश जी ने साथ दिया और एक थोड़ा इमेज बनी, उससे वो ज्यादा उत्साहित हो गए। और महाराष्ट्र झारखंड में तो होना ही होना था, तो उन्होंने JNK में कर लिया, और अब वो सोच रहे हैं कि हरियाणा भी उससे क्यों वंचित रहे। तो सीटों, लेकिन सीटों में अब देखना होगा, क्योंकि देखो 5 सीटें अभी जो चर्चा चल रही है 5 आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो वो कौन सी सीटें होंगी, वहाँ कांग्रेस के कौन से लोग हैं जिनके अरमानों का खून होगा, वो देखने वाली बात है। एक और सवाल, इन चुनाव में आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे NLD हो, जननायक जनता पार्टी हो, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव का अनुभव तो यही बताता है कि वो निश्चित, अब अगर किसी पार्टी के 10 में से 7 MLA चले गए और उनको टिकटें भी मिल गई, हम जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की बात कर रहे थे तो ये बात रह गई, तो उनमें उन्होंने टिकटें फटाफट उनको दे भी दी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वो है कि भाई लोग 4 दिन पहले आए पावर में, और ये जो बात चल रही थी कि पहले ही संपर्क में थे और ये तमाम बातें, तो जजपा ने समझौता तो किया है, उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति लाया है अपने साथ समझौते में जो आजकल थोड़ा चर्चा में रहता है। वो हरियाणा में क्या हो सकता है, बसपा, अच्छा INLD और जजपा की जो लड़ाई है, मुझे लगता है इस चुनाव में, वो जैसे कई बार हम देखते हैं ना, वर्ल्ड कप कोई मुकाबला होता है तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया, उसके बाद चाहे हार गए तो कोई गम नहीं है। तो मुझे लगता है जजपा और इनेलो ये वाली अप्रोच से चल रहे होंगे इस समय कि भाई हम दूसरे को तो कम से कम आगे निकालें। और वो दावा भी नहीं कर रहे हैं। आज ही मैंने एक इंटरव्यू सुना अभय चौटाला का, उसमें वो 15 सीटें बोल रहे हैं। उन्होंने जो आकलन बोला है अपने लिए, वो 15-20 सीटों का बोला है। वो कह रहे 30 सीटें वो ले जाएंगे, 30 सीटें वो ले जाएंगे। तो यही बात दुष्यंत भी है, दोनों पार्टियां ये दावा ही नहीं कर रही हैं इस समय कि हम मेजोरिटी में आ सकते हैं। दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जी हम किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। तो इससे ही जाहिर है कि उनकी क्या स्थिति है। जो पार्टी शुरुआत ही 10 सीटों से कर रही है या 15 सीटों से कर रही है, वो एंड में अगर 2 या 3 पे सिमट जाती है या 1 पे सिमट जाती है तो आश्चर्य नहीं है। एक पार्टी है वो 60 से शुरू कर रही है, तो या बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत की बात कर रही है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की बात कर रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं वो पूर्ण बहुमत की बात कर ही नहीं रहे, इसीलिए भी नहीं कर। ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहते यार, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि अगर इतना दावा करेंगे तो लोग और हंसेंगे, तो उससे जाहिर सी बात है कि वो वही दावा करना चाहते हैं। और वो दोनों पार्टियों ने अपना एक गठबंधन जरूर बनाया है। वो ये भी कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस भी गठबंधन में मजबूर हुई है, तो ऐसे कह सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए इस चुनाव में जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम नजर आ रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया, एक तो बहुत बुरी तरह जजपा में टूट हुई है। INLD जो है वो पहले से बहुत सिमटी हुई है पार्टी, तो उन्होंने बसपा के साथ किया। बसपा का उतना वो है नहीं, मायावती जी खुद ही, आप उत्तर प्रदेश जहाँ उनका, वहाँ वो मुख्यमंत्री रही, वहाँ ही वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, कहने के लिए दोनों पार्टियों ने समझौता किया। देखिए, ये समझौता इसलिए भी किया जाता है कई बार कि आप अपनी इंपॉर्टेंस बता रहे होते हो। अब देखो, जैसे कांग्रेस है हरियाणा में इतनी मजबूत मानी जा रही थी, अब आम आदमी पार्टी उसमें बल्कि अपना ये कहेगी कि देखो कांग्रेस को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। कांग्रेस ने तो कभी समझौता किया ही नहीं मंजीत हरियाणा में। तो ये भी सर, ये जो अब की बार मुकाबला होगा, ये मल्टी कॉर्नर के बजाय बाइपोलर होगा? सभी लोग ये कह रहे थे, शुरू से कह रहे हैं कि बाइपोलर मुकाबला होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चुनाव में देखिए, मान लीजिए किसी की टिकट चली जाती है और वो कैंडिडेट बहुत मजबूत होता है ना, मान लीजिए जो पहला विधायक है, मान लो सिटिंग MLA है कोई, अभी भारतीय जनता पार्टी का मैं सुबह देख रहा था, उसमें आ रहा था न्यूज के नीचे की पट्टी आ रही थी कि 2 MLA जिनकी टिकट नहीं कटी उन्होंने ऑलरेडी पार्टी छोड़ दी है। तो जो आदमी MLA रह लिया 5 साल, इस तरह के अगर लोग पार्टी छोड़ते हैं और वो बगावत करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाईपोलर की बात करते हैं तो बाईपोलर के साथ साथ ये जो बागी कैंडिडेट हैं, जो जाहिर सी बात है किसी पार्टी का सिंबल भी ले सकते हैं, और आज की तारीख में जजपा उनको वो सिंबल दे सकती है, बसपा उनको वो सिंबल दे सकती है, इनेलो उनको वो सिंबल दे सकती है। कांग्रेस तो नहीं दे सकती, कांग्रेस में जितने आने थे आ गए, बीजेपी में जितने आने थे आ गए। लेकिन अब उन पार्टियों का वो सिंबल ले सकते हैं या इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। तो कई सीटों पर तो ट्रायंगुलर बनेगा, लेकिन जो ओवरऑल, जैसे मैंने आपको खुद ही कहा कि जब किसी भी राज्य में 2 ही पार्टियां हों जो पूर्ण बहुमत का दावा कर रही हों, तीसरी पार्टी कर ही नहीं रही, तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेस्ट डायरेक्ट है। ठीक है सर, ये थे प्रोफेसर गुरमीत सिंह, जो हमें बता रहे थे कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव के और कई मायनों में दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात है कि जनरेशन शिफ्ट देखने को मिलेगी, और वहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद व जाती नजर आएंगी। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।